नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज के प्रोग्राम के अंदर जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो बहुत अहम तरीन मौजू है, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कई सालों की जदोजहद के बाद मैं कहूँगा कि जो डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की मार्केट के अंदर एक नया फिनोमिना और स्ट्रीमलाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। मेरे ख़्याल से इस पूरी एफ़र्ट के लिए क्रेडिट जनाब बिलाल बिन साकिब साहब, उनकी टीम को जाता है, पवारा को जाता है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत के वो इदारे जो इस पर काम करते रहे हैं। स्टेट बैंक का भी बड़ा अच्छा और मस्बत किरदार इस मुतल्लिक रहा है। और अब कई सालों की जदोजहद के बाद, मेहनत और काविशों के बाद पाकिस्तान जो है वहाँ पर ये ना सिर्फ के क्रिप्टो, डिजिटल एसेट्स और ब्लॉकचेन की जो एक इकॉनमी है पूरी, उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, बल्कि इन सिस्टम्स को एक डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसका पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बिलखुसूस इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो कि ट्रेडिंग से हट के हैं, जिसमें रेमिटेंस भी शामिल है, जिसमें इकोनॉमी के अंदर ट्रांजैक्शन फैसिलिटेशन भी शामिल है, जिसमें एक शख्स से दूसरे शख्स तक पैसों की मुंतकली शामिल है। ये सब डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा। याद रखें नाजरीन, बहुत सारे लोग इस बारे में क्लियर नहीं हैं, लेकिन ब्लॉकचेन पे किया हुआ ट्रांजैक्शन कभी मिटाया नहीं जा सकता, कभी ऑल्टर नहीं किया जा सकता, कभी उसको इस तरह से मिटिलेट नहीं किया जा सकता कि उसके अंदर जो इनहेरेंट डेटा अवेलेबल वो ख़त्म हो जाए। ब्लॉकचेन पे किए हुए ट्रांजैक्शंस बाकायदा तौर पर एक मनी ट्रेल पेश करते हैं। ठीक है, उसमें एनोनिमिटी का एलिमेंट ज़रूर होता है, लेकिन ये क्लैरिटी ज़रूर रहती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, उसकी ऑथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन एक जगह से नहीं, मल्टीपल सोर्सेज से होती है। इसके अलावा ब्लॉकचेन सिस्टम्स जो हैं वो यकजा कोलैप्स भी नहीं हो सकते। यकजा कोलैप्स क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ब्लॉकचेन्स जो हैं वो रिजाइड करती हैं हज़ारों, कभी कभार लाखों कंप्यूटर्स पर। तो उनकी जो इंटेग्रिटी, डेटा की वेरिफिकेशन और ऑथेंटिसिटी होती है वो कहीं ज़्यादा होती है एक कंप्यूटर सिस्टम से जो कि आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में मौजूद हो। आज हम इन एंगल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, ब्लॉकचेन एंड डिजिटल एसेट्स के एक्सपर्ट जनाब मोहम्मद हारून साहब। वेलकम करता हूँ आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। जनाब मोहम्मद हारून साहब, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जनाब बिलाल बिन साकिब साहब, पवारा और उसके अलावा स्टेट बैंक, इनकी तरफ से बड़ी मस्बत हिकमत अमली के नतीजे के अंदर अब हम देख रहे हैं कि माजी के अंदर जैसे क्रिप्टो और क्रिप्टो प्रोडक्ट्स को एक तरह से ब्लैक लिस्ट किया गया था, वो अब जो स्टिग्मा है वो ख़त्म हो गया है। और ज़ाहिरी बात है, इसका ताज सिर्फ इनके सर पर नहीं जाता, इनका ताज हमारी पूरी वफाकी हुकूमत की उस कंसर्टेड और इंटीग्रेटेड एफ़र्ट पर जाता है, जिसमें बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो कि आजकल सिफारतकारी में भी नुमाया हैं, मुल्क की अहमियत बढ़ाने में भी नुमाया हैं, जिन्होंने इस मुल्क को फाइनेंशियली एम्पावर और इकोनॉमिकली स्टेबलाइज करने में अपना रोल प्ले किया है। तो आई थिंक दिस इज़ अ कंसर्टेड इंटीग्रेटेड एफर्ट इन ऑर्डर टू पुट पाकिस्तान ऑन द ब्लॉकचेन एंड डिजिटल एसेट मैप। जी अच्छा, देखें, ये जो अभी 2 दिन पहले जो भी खबर आई थी कि पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी एक लेटर जारी किया है, जिसमें उसने ये कहा है कि जो एक लेटर एक आया था हमारे पास 2018 की बात है। जी जी 6 अप्रैल 2018 को एक लेटर इशू हुआ था स्टेट बैंक की तरफ से कि जो तमाम बैंक्स हैं उनको ये बिल्कुल इख्तियार नहीं है कि वो क्रिप्टो में किसी किस्म की भी लेन देन कर सकेंगे। अच्छा, वो एक ऐसा लेटर था जिसके बाद से बहुत सारे जो काम थे यहाँ पे, उसमें वो जो थी वो तेज़ी आनी जो है वो बंद हो चुकी थी और गिरावट आनी शुरू हो गई थी। इसकी मिसाल ऐसी कि उस ज़माने में एक एक्सचेंज हुआ करती थी, लोकल एक्सचेंज, और वो बैंक के ज़रिए काम करते थे। हम बैंक में जाकर डिपॉजिट करते थे और हमारे वो PKR से फिर हम बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी हम परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन ये देखा गया कि उसकी पाबंदी के बावजूद भी पाकिस्तान केम ऑन 3rd नंबर। ओवरऑल अगर आप देखा जाए इंटरनेट के ऊपर अगर आप जाके सर्च करें तो पाकिस्तान अभी भी तीसरे नंबर पर आता है, जिसमें इंडिया है, USA और पाकिस्तान है। तो जब उन्होंने देखा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली हमारे ये जो औरंगजेब साहब, इन्होंने जब ये नोटिस किया कि पाकिस्तान में तो इसकी तादाद कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई है, यानी कि 4 करोड़ सार्फिन जो है इसके अंदर आ चुके हैं, तो फिर क्यों ना इसके ऊपर रेगुलेशन जारी किए जाए। उसके फिर तहत एक PCC का क़याम अमल में है, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, और उसके बाद पीवारा एक ऑटोनमस बॉडी है जो जितनी भी रेगुलेशंस की अब जो बातें होंगी वो सारी पीवारा के जरिए की जाएंगी। तो अभी हाल ही में जो लेटर इशू हुआ है जिसके जरिए बैंक्स को अब ये कहा जा रहा है
कि अब आप जो क्रिप्टो की लेन देन में आप आगे बढ़ के ताउन करें, और जो आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त 200 और 300 बिलियन डॉलर जो है वो साल का इस वक्त कैश फ्लो जो है वो जनरेट होता है क्रिप्टो करेंसी में या ब्लॉकचेन में, उसको सपोर्ट किया जाए। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने इसलिए बयान किया क्योंकि हमेशा उसकी रेफरेंस दे दी जाती थी कि वो जो तब खत इशू किया गया, पहले उसका स्टेटस जो था उसके मुतालिक कुछ अभाम पाया जा रहा था, फिर उसके बाद अब मुकम्मल तौर पे मेरे ख्याल से ये आने के बाद अभाम ख़त्म हो गया। ये सही खत्म हो चुका है, और अब ये बात आप कह सकते हैं बिला खौफ व खतर के पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल हो चुकी है, उसको रेगुलेट किया जा चुका है। अब इसके साथ साथ जो बैंक्स हैं, अब जब वो आगे आएंगे, इस काम में हिस्सा लेंगे, तो उनका भी कैश फ्लो बढ़ेगा, और आवाम को भी एक तरह से जो एक बहुत बड़ा उनको एक परेशानी थी, एक लाहक थी कि हम किस तरह से हम जो है वो परचेज़ करें, इसको किस तरह से हम सेल करें, इसको हम किस तरह से बाय करें, उस सिलसिले में आपका PKR जो था उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी प्रैक्टिकल नेशन बिल्डिंग और इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो भी सामने आएंगी। एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, आप इसकी वजाहत कीजिएगा। अगर किसी X पर्सन ने किसी Y पर्सन को पाकिस्तान में पैसे भेजने हों और वो बाकायदा ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते वो पैसे भेजे, तो कितने सेकंडों में और कितनी फीस में वो पैसे पहुंचेंगे? देखें, ये तो इतनी एडवांस है कि आपको पता है कि इस वक्त लातादाद किस्म की ब्लॉकचेन्स हैं अवेलेबल ऑन इंटरनेट। बिटकॉइन के अलावा बहुत सारी हैं, जैसे मैं इथेरियम की बात करूं, सोलाना की बात करूं, ट्रॉन की बात करूं, तो हर एक का अपना अपना जो है वो USDT उनके ऊपर टोकन भी है जिसके जरिए आप स्टेबल कॉइन को तो कितने दिन लगेंगे पैसे आने में? पैसे दिन लगते हैं, सेकंडों की होती है कहानी। इसमें आपके पास सेकंडों में 2 से 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड मैक्सिमम रेसिपिएंट के पास पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल, सेंडर और रेसिपिएंट के दरमियान का जो फासला है वो सिमट के अब सिर्फ 10 सेकंड हो गया है। कुछ जगहों पे तो आपको 5 सेकंड में भी आपको ट्रांजेक्शन होती नजर आएंगी। अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर कहीं से आपको रेमिटेंस आ रही है थ्रू फॉर्म ऑफ USD1 या USDC या USDT, उसको आप कैसे PKR में कन्वर्ट करेंगे? तो अभी तक तो जो इस वक्त जो सूरत हाल थी वो ये थी कि लोग जो थे एक दूसरे के साथ ऑफ चेन होकर काम कर रहे थे, यानी कि वो जाके कैश के जरिए कर रहे थे। अब ट्रस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन, एग्जैक्टली, अब वो चूंकि बैंक से इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली अपने जब आप बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाएंगे तो मुल्क को फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। सिर्फ आप ये कि अपने दूसरे जो रोशन अकाउंट की बात करते हैं, डिजिटल अकाउंट की बात करते हैं, उस पर NSR के बजाय इस पर भी NSR ज्यादा होगा, और आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा इस वक्त हमारी इकोनॉमी में जो है वो कैश और ये बढ़ बैंकिंग जाएगा। चैनल इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। और इसके साथ साथ मैं ये कहता हूं कि ना सिर्फ के बैंकिंग चैनल्स बल्कि नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जन्म लेंगे जिनको फिनटेक के अम्ब्रेला के नीचे लाया जाता है, और वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को फेवर करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की दुनिया में भी एक इनकलाब आ रहा है। आपको पता होगा एक बहुत बड़ी कंपनी चीन की, उन्होंने जो है पाकिस्तान के अंदर NBFI अपना लेकर आ गए हैं। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल ऐसी है। ये भी अभी हाल ही की डेवलपमेंट है, ये 2 दिन पहले की डेवलपमेंट है, जिसमें मैं SECP को और बिलखुसूस SECP के साथ साथ चेयरमैन SECP जो सिद्धू साहब आए हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये बड़ा हाईलाइट है ये उनके करियर का कि उनके दौर में इस तरह फिनटेक कंपनीज पाकिस्तान आ रही हैं, विच विल बी, आप समझें कि फर्स्ट ईयर, जो कि आगे जाके आप देखेंगे कि पेमेंट फैसिलिटेशन के लिए भी बहुत सारी फिनटेक्स आएंगी पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि आप चीन में देखें तो वहाँ पे वीपे और अलीपे यही जो है बेसिकली ये यूज़ हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा पेमेंट्स इससे वो हो जाती हैं, अच्छा स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि पर्सन टू पर्सन पेमेंट, यानी अब नाम नहीं लेता, क्योंकि आप जाहिर बात है कमर्शियल बैंक से भी वाबस्ता रहे, डिजिटल बैंकिंग से भी वाबस्ता रहे, ब्रांड का नाम लिए बगैर डिजिटल आजकल जो बैंक्स हैं या डिजिटल माइक्रो बैंक्स हैं या डिजिटल ऑनलाइन जिसे आप कह सकते हैं, ऐसे मोबाइल कैरियर्स जो हैं वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू देयर सेपरेट एंटिटीज़। इस तरह की ऐप्स भी आ जाएंगी जो कि बेसिकली क्रिप्टो को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पेमेंट, फॉर एग्जांपल मैं इनको, ये मुझे पेमेंट भी कर सकते हैं और पेमेंट भेज भी सकते हैं। दैट इज़ हमारे अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी ट्रांजैक्शन, आपको पता होगा जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, छोटे शहरों के अंदर या कस्बों में, इलाकों में, गांव देहात में अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं, वो भी इसी स्पीड पे जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा है, जैसे अभी आपने जिक्र किया, इस तरह के बहुत सारे हमारे पास मोबाइल पेमेंट के जो चैनल्स हैं, ठीक है, जिसके जरिए आप मोबाइल अकाउंट या मोबाइल के जरिए अपने पैसे मंगवा सकते हैं, भिजवा सकते हैं। अब उनको सिर्फ एक काम करना होगा कि उनको VASP का लाइसेंस लेना होगा, एक NOC पहले लेना होगा इनको। लाइसेंस से पहले एक NOC जारी हो जाएगा। वो VASP का मतलब है वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी, किसी भी वर्चुअल एसेट्स के आप लेन देन में आप शामिल होने के लिए यू मस्ट हैव सम लाइसेंस, या जिसको आप NOC कह सकते हैं, थ्रू पिवारा से आपको NOC मिलने के बाद
अब क्या होगा कि बैंक इस बात का पाबंद होगा कि उस वीएसपी का उसका एक अकाउंट खोले और उस अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन हो जिसको हम कहते हैं क्लाइंट मनी अकाउंट, सीएमए कहलाता है। उस सीएमए का मकसद ये होता है कि अगर मैं आपको वो पैसे थ्रू किसी स्टेबल कॉइन या क्रिप्टो करेंसी के जरिए दूं और मैं उसको अगर पीकेआर में कन्वर्ट कराना चाहूँ तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आप एज ए प्लेयर काम कर रहे हैं मार्केट में, वो इसको सपोर्ट करें और वो पैसा जो है आपके अकाउंट से निकल के मेरे अकाउंट में आ जाए पीकेआर से, या मेरे अकाउंट से निकल के वो आपके पीकेआर, और एक्सचेंज में हम स्टेबल कॉइन्स या हम डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम डील कर सकें। उसके लिए वीएसपी का लाइसेंस या एनओसी जो है वो लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद बैंक आपको सपोर्ट भी करेगा, बैंक आपके अकाउंट भी खोलेगा। एक क्वांटम जंप है इस खित्ते के अंदर, क्वांटम लीप, क्वांटम जंप कहूँगा, क्वांटम फिर बाद में समझाऊंगा क्या चीज़ है। लेकिन बेसिकली इससे फ़ायदा ये है कि हम रीजन के अंदर वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज बन जाएंगे जिसने इस मुतालिक काम किया, और हम हिंदुस्तान से कहीं आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये सारा काम ग्रे में हो रहा है, ब्लैक में भी नहीं है, वाइट में भी नहीं है, इट्स समवेयर इन द मिडल जैसे यहाँ था पहले। लेकिन अभी हुकूमत की मौसर हिकमत अमली की वजह से अब ये सारा वाइट में आएगा, और ये जो कह रहे हैं ना कि सरमाया दूसरे ममालिक में पड़ा हुआ है, वो भी पाकिस्तान लाया जा सकता है, क्योंकि ये डिजिटल एसेट की कैटेगरी में आएंगे, ये हार्ड करेंसी की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, अभी ऐसी हुआ था। अभी हालिया में आपको पता होगा कि WLF नामी एक कंपनी जो अमेरिका में है और जो ट्रम्प जो उस फैमिली की उसकी बैक, और उसने जो है जब पाकिस्तान विजिट किया और उसने ये भी किया है कि $20 मिलियन की सरमायाकारी करेगी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, टू एजुकेट द पीपल इन ब्लॉकचेन, AI, क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल। तो भारत में इतनी खलबली मच गई थी कि बाकायदा मीडिया ने इसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि यार हम लोग कहाँ हैं, और पाकिस्तान इस तरह से एक जो आप समझ रहे हैं कि एक लीप फ्रॉग जंप ले रहा है कि पाकिस्तान इतना एडवांस कैसे हो गया कि अमेरिका को उसकी सपोर्ट आ रही है या WLF जैसी कंपनी उसको सपोर्ट कर रही है। ये एक बड़ी बात है। पाकिस्तान में चूंकि टैलेंट मौजूद है, सिर्फ डायरेक्शन की कमी है, और इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त होगा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सूदमंद साबित होगा। अच्छा, और ये सिर्फ ट्रेडिंग का एरिया नहीं है, डेफिनेटली ट्रेडिंग इज वेरी प्रॉफिटेबल, वो तो हम पास्ट प्रोग्राम्स के अंदर काफ़ी दफ़ा हमने डिस्कस भी की है ये चीज़। ट्रेडिंग कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल, दे आर सो मेनी मल्टीपल वेज इन विच यू कैन जनरेट मनी। एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो तरीक़ाकार है पैसे कमाने का क्रिप्टो में या ब्लॉकचेन पर, वो है टोकनाइजेशन। और उसमें रॉ ये बोलते हैं लफ्ज़, लेकिन इसको मिसअंडरस्टैंड ना कीजिएगा, ये रॉ फ़र्क है उस रॉ से। ये RWA यानी रियल वर्ल्ड एसेट्स की टोकनाइजेशन है। इससे हमें बहुत बड़ा एडवांटेज ये होगा कि पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट वाले लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि दूसरे ममालिक के लोग इनके स्टॉक्स आराम से नहीं खरीद पाते, टू मच डॉक्यूमेंटेशन, टू मैनी थिंग्स। इसके अंदर यू है मल्टीपल ऑप्शंस, कुछ पे जो है वो मुहक्किक तहकीक कर रहे हैं, वो सिंथेटिक एसेट्स होते हैं जिस विच आर नॉट बैक्ड बाय रियल एसेट्स, मे बी नॉट, बट कुछ जो हैं वो बिल्कुल 1 for 1 होते हैं, जिसके माने ये हैं कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स खरीद के उन्हीं को टोकनाइज कर दिया जाए, ऑनलाइन ब्लू चिप्स को बेचा और खरीदा जाए, और इससे भी बहुत ज़्यादा इनफ्लक्स आएगा ट्रेडिंग का, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल रियल एसेट क्रिएट होगा। जी अली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें पीवारा ने जब अपनी उनकी जो एक तरह से एक जो रेगुलेशंस आई हैं, यानी कि उनकी जो आप अगर आप उनका लेटर देखें, आप जाके पढ़ें तो उसमें 4 तरह के ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पे एक्सचेंज है, जिस तरह हमारी यहाँ पे नामी ग्रामी कंपनीज काम कर रही हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आती है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, कि आप किसी भी क्लाइंट का पोर्टफोलियो अपने पास आप मेंटेन करें, जिस तरह की म्यूचुअल फंड्स कंपनी होती है। तीसरे नंबर पे जो आप बात कर रहे हैं, रॉ की बात करें, टोकनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर बाकायदा $2 बिलियन की भी सरमायाकारी का किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो T-bills हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उनको किस तरह से रॉ करके हम अर्न कर सकते हैं। उसमें आपके पास एक कोलेटरल का एक आ जाता है एलिमेंट कि आपने पीछे उसके बैक बाय सम प्रॉपर्टी, सम एसेट, सम आपके पास जो भी T-bills वगैरह एसेट बैक। और चौथा आपके पास आएगा ब्रोकर डीलर, यानी कि आप जो इस वक्त हमारे पास जो पेपर डॉलर है, आप उसके बदले किस तरह से USDT या आपका USDC ऑन ब्लॉकचेन, जो क्रिप्टो डॉलर हम उसको कहते हैं अपनी मार्केट में, उसको आप किस तरह फैसिलिटेट करेंगे। तो ये 4 इस वक्त जो मेन इसके इंग्रेडिएंट है। कोई भी VSP आएगा, उसको लाइसेंस या NOC लेने से पहले इन चारों में से अपने आप को मेजर करना होगा कि वो किस शोबे में जाना चाह रहा है। जब उसको वो VSP का NOC मिल जाएगा, तब जाके वो बैंक के पास अपना अकाउंट खुलवा के ये सारी ट्रांजैक्शन वो शुरू कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। ये याद रखिए, ये बहुत बड़ा भी एक बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान में। कह लें कि इस वक्त इतना काम करने के इतने मौके हैं फिनटेक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। पाकिस्तान में एक नई राह खुल जाएगी इसके लिए, और आपको बहुत बड़ा एक स्ट्रीम आपको नजर आएगा बिजनेस का। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपको मज़े की बात बताऊँ, इनको पोटेंशियल दिख रहा है तो ये आ रहे हैं। बेसिकली दे नो कि पाकिस्तान रेमिटेंस मार्केट इज़ अराउंड $30 to 40 बिलियन क्लीन। तो मेन एम क्लीन के माने ये हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट, बाकी तो जो होता होगा आई एम श्योर वो हो रहा हो, आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन देखिए वो बैंकिंग चैनल से हटके कोई काम करता है तो
वो तो वैसे ही है जैसे आपको पता है कोई गलत काम कर रहा हो तो वैसे कर रहा हो, लेकिन इसमें जो पोटेंशियल है बिल्कुल क्लीन पोटेंशियल वो 30 to 40 बिलियन डॉलर्स का है। इमेजिन करें कोई बाहर बैठी हुई कोई कंपनी है, वो सोच रही होगी कि अगर पाकिस्तान के अंदर वो जाकर इन्वेस्ट करे इन दिस स्पेसिफिक मार्केट, तो आप सोचें इंटरमीडिएशन कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। जो ये बैंकों को इंसेंटिव देने पड़ते हैं कि किसी तरह ये डॉलर्स लेकर आएँ, वो कितना कम हो जाएगा। उस इंसेंटिव की कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो पैसा आएगा। और ये एक बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना पड़ेगा। आई थिंक उसका एक स्टार्ट ये लेटर है जो कि हमने देखा। आई एम श्योर इस तरह की और भी स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस और प्रोसीजर्स आएंगे विच विल अलाउ फॉर दिस। ये फर्स्ट स्टेप था आई टेल यू। इसके अलावा देयर इज गोइंग टू बी मल्टीपल स्टेप्स। जैसे इन्होंने भी एक बात की, एक और चीज़ भी मैं पढ़ रहा था कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यूटिलिटी टोकन्स। आई डोंट इवन माइंड के इफ दे हैव अदर टोकन्स which create speculative value, क्योंकि मेन एम ये है कि स्पेक्यूलेटिव वैल्यू की वजह से क्या होता है कि पैसा और ज़्यादा आता है क्रिप्टो की तरफ, बट पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स रिस्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा तो उसकी तरफ नहीं आता। एक और चीज़ की तरफ आता हूँ मैं। आज आपके साथ एक इशू डिस्कस करता हूँ जिस पर कोई काम नहीं हुआ। हमारा पड़ोसी हिंदुस्तान, उसने अपनी ब्लॉकचेन बनाई हुई है जी। हमारी इंडिजिनस ब्लॉकचेन मौजूद नहीं है हमारे लोगों की, तो फिर वो पाकिस्तान में नहीं है, वो है पाकिस्तानियों की लेकिन दूसरे मुल्कों में। Pakistan needs an indigenous blockchain, and remember blockchain is not only for cryptocurrency, blockchain can be used for so many things. Many leading banks have blockchains which are not used for cryptocurrency. Many leading banks. सही बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली ऐसा है, क्योंकि आपको पता है ब्लॉकचेन का जो असल मकसद है आने का इस इंटरनेट के ऊपर, वो बॉर्डरलेस ट्रांजेक्शन है। यानी कि आप बिला किसी तफरीक के, बिला किसी आप कंट्री के, बिला किसी रीजन के, आप एक दूसरे को आप जिस तरह हम बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे, इस तरह का हमारे पास अपना एक सोशल प्लेटफॉर्म हो जिसके जरिए हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं वैल्यूज़। जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आप एक्सचेंज करेंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी आएगी, उतनी ज़्यादा आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, दुनिया में इकॉनमी तेज़ होगी, और आपकी जो एडवांस है, जो आप जिसको कहते हैं दुनिया जो हो रही है, वो उसकी बुनियादी सबसे बड़ा वजह जो हमारे पास एक लैग था, जो हमारे पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, उसका एक तोड़ आ गया हमारे पास, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज। और इसके लिए ब्लॉकचेन की ऊपर जो इस पर काम करना है वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने के लिए, चाहे वो कोई स्टार्टअप हो, कोई फिनटेक हो, या कोई भी ऐसी कंपनीज हो, खासकर ये जो हमारी जेंजी है, जो यंग है, इनके पास एक बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त के पाकिस्तान में एक ऐसे यूज़ केसेस लेकर आए जहाँ पर आपका ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सके। और मैं आपको बताऊँ, मैं कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा हुआ था कि ट्रांसपोर्टेशन की पूरी कंपनी ब्लॉकचेन पे चलती है। तो मैं ये चेक कर रहा था कि ये सप्लाई चेन सिस्टम या पूरा जो उन्होंने बनाया है वो किस तरह से चलता है। उसमें यह है कि किस चीज़ की क्या एक्सपायरी है, और वो कब फैक्ट्री से निकला और कब शेल्फ के ऊपर आया, कब वो बिक गया या फिर वो रिटर्न हुआ, और फिर वापस उसको फैक्ट्री कब पहुंचाना है या डिस्पोज ऑफ करना है अगर उसकी डेट गुजर जाए तो मैंने अपने जहन में सोचा कि देखें, इन्होंने ब्लॉकचेन की बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं। बहुत सारी ब्लॉकचेन्स जो हैं वो किसी न किसी पर्पस के लिए बनी हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर 2-3 बड़ी कंपनियां आई हैं जो कि ब्लॉकचेन पे वर्क कर रही हैं। फ्यूचर में डेफिनेटली माइनिंग इज़ वन ऑफ द एरियाज़, लेकिन मैं कहूँगा कि अब अगर इस तरह से रेगुलराइज हो गई चीज़ें तो आप देखेंगे अगर माइनिंग के अंदर 1% इन्वेस्टमेंट है तो बाकी 99% अगर इस मुल्क के अंदर डिजिटल एसेट्स के और कैटेगरीज में ना हो तो मुझे पूछिएगा आप, 1% लोग इन्वेस्ट करेंगे माइनिंग के अंदर, बिकॉज माइनिंग इज़ नॉट एज प्रॉफिटेबल एज the usage of blockchain for transaction facilitation, remittance, etc. इनफैक्ट अभी इतनी हाई वेलोसिटी ब्लॉकचेन्स आ रही हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ब्लॉकचेन का भी एक लाइसेंस देना चाहिए, स्पेशल ब्लॉकचेन फ्री, टैक्स फ्री ब्लॉकचेन लाइसेंस देना चाहिए, जिसका मकसद ये होना चाहिए कि जो ब्लॉकचेन पाकिस्तान में आकर काम करे और अपने डेटा सेंटर और तमाम जो बैकअप है वो पाकिस्तान में क्रिएट करे, उसको टैक्स फ्री कर दें। आप देखेंगे पाकिस्तान विल बिकम द एपिसेंटर ऑफ द ब्लॉकचेन वर्ल्ड। और मैं आपको एक और बात बताऊं, पता नहीं इस पे मोहम्मद हारून साहब मेरे साथ एग्री करें ना करें, नई टेक्नोलॉजी कब आती है कब नहीं आती, थ्योरेटिकल है, फिलोसफिकल है, हम उसके बारे में बात नहीं करते। क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बहुत सारी ब्लॉकचेन्स काम कर रही हैं, अरबों डॉलर जैसे एआई में डाल रहे हैं, ऐसे अरबों डॉलर इसमें भी डाल रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि हुकूमत उनको तो टैक्स फ्री कर रही है ना, इनको मराद दें जो शख्स रिसर्च के ऊपर इसके काम करना चाह रहा है, क्योंकि आजकल इसकी रिसर्च करने वाली कंपनीज को भी अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट में मिल रहे हैं। पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी कि आपकी सोच, मेरा ये ख्याल है, पता नहीं आप एग्री करें डिसएग्री करें, गूगल जैसी कंपनियां क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम करी, आती कब है ये हम देखेंगे फिलोसफिकल, मेरे ख्याल से चंद साल लगेंगे इसको आने में। जी, इसकी मिसाल ऐसी जैसे आप बात करें स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, इसी तरह इंटरनेट के ऊपर जो आपके पास डेटा ट्रांसफ़र है वो स्पीड ऑफ लाइट की तरह होना चाहिए उसी हिसाब से। तो क्वांटम कंप्यूटिंग है, अगर आप उसको पढ़ना शुरू करें
तो नॉर्मली जो आपका एल्गोरिथम होता है 1-0 की बेस पे, क्वांटम में आपके पास डिफरेंट होता है, उसकी स्पीड आपकी बढ़ जाती है। जी जी। तो जो काम आप दिनों में करते हैं वो काम आप सेकंडों में और मिली सेकंड की तरफ चलना शुरू हो गया। जी जी। तो चूंकि आपको पता है सर्च इंजन, जितने बड़े बड़े सर्च इंजन हमारे पास हैं, जिनमें गूगल इस वक्त नुमाया है, अब वो अपने पास पूरा सिस्टम जो है उसको डिप्लॉय करना चाह रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर, ताकि आप अपनी जो आपकी स्पीड है सर्च की वो इतनी मजीद बढ़ जाए कि उसके अंदर जो, जैसे आपने अभी वर्ड अभी यूज़ किया, उसके अलावा एक AI का वर्ड बड़ा एक पुराना हो गया, तो उस AI के ऊपर जो सारी बेस करती है वो आपकी क्वांटम कंप्यूटिंग ही बेस करती है आपकी। तो आने वाला जो दौर होगा, मैंने आपसे फिर कहा ना कि पाकिस्तान में इस वक्त IT सेक्टर के साथ साथ इस तरफ वाले सेक्टर को भी फ़रोग देना चाहिए। अगर मैं AI की बात करूँ, कंप्यूटिंग की बात करूँ, मैं ब्लॉकचेन की बात करूँ, और पाकिस्तान की कोशिश कर रहा है इस वक्त, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, PCC, पिवारा इस तरफ जो है वो फोकस भी कर रहा है, और कुछ ऐसी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जैसे मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात करूँ, बाकायदा ये तो वहाँ पे स्टार्टअप्स को भी फ़रोग दे रहे हैं और उनको फंड्स भी दे रहे हैं कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें और आप ऐसे यूज़ केसेस के ऊपर लेकर आएँ, जिस तरह की मैं वोटिंग की बात करूँ आपसे, उसको भी आप ब्लॉकचेन के ऊपर लेकर आएँ। ये बड़े अहम नुकात इन्होंने बताए हैं। उसकी वजह ये है कि हम इसको सिंगुलर पर्पस पे ना समझें। आजकल नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। क्वांटम को समझने के लिए आप ये समझ लें कि हमारे इर्द गिर्द सारी दुनिया जो है ये बेसिकली उसी फ़लसफ़े पर जो है वो तैयार है। अब और मैं नहीं कुछ कहना चाहता, फिर और मज़ीद समझाना मुश्किल हो जाएगा कि वो करना क्या चाह रहे हैं। जो करना चाह रहे हैं वो मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन मैं आपको फ़लसफ़ा समझा सकता हूँ। उनका कहने का मकसद ये है कि ये हमारे इर्द गिर्द जो सारी दुनिया है ये सब उसी क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है, और ये शायद उसी तर्ज पर कुछ बनाना चाह रहे हैं। अभी तक ये फ़िलोसफिकल है, थ्योरेटिकल है, इसकी रियल शक्ल हमने नहीं देखी, ना इसकी रियल शक्ल अभी तक बन पाई है। अभी एक एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी है, जैसे एक दौर में मसनूई ज़हानत एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी थी, लेकिन आज एक हकीकत बन चुकी है। ये टेलीफोन जो हमारे सामने पड़े हुए हैं, ये सब हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। अभी की गई बात इनके अंदर रिकॉर्ड हो चुकी है, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, चाहे हमने इजाज़त दी हो न दी हो, ये एक रियलिटी है। और अब ये हमारी तरह सोचना शुरू हो गया, क्योंकि ये हमारे बगल बच्चे की तरह है। ये हर वक्त हमारे साथ साथ चलता, हमारी बातों को सुनता, हमारे कदम कदम को गिनता है। आप देखें कुछ फ़ोन्स के अंदर बाकायदा लिखा आता है, आज आप इतने कदम चल दिए, आज आप इतने कदम, तो ये हमारे कदम तक तो गिन रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ पर आऊँगा, क्योंकि देखें बेसिकली तो टेक्निकल बात यही है कि ये एक्सचेंज प्राइमरीली यहाँ पर आएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ एजुकेटेड नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। एक चीज़ को टैबू कहकर आपने, या एक चीज़ को मना करके आपने इतना अरसा लोगों को इस बारे में तालीम लेने से भी रोक दिया। जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे, आप ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, डिजिटल एसेट्स में आगे नहीं बढ़ सकते, और इसको समझना आसान नहीं है, 1-2 साल लगते हैं। आप क्या कहते हैं? अच्छा, ये वाला जो पॉइंट आपका देखें, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखें, पाबंदी के बावजूद भी 4 करोड़ सार्फिन काम कर रहे हैं। स्पेशली आपकी जो जेंजी है, वॉलेट बिल्कुल 4000, मतलब यानी कि उस 2000 से लेके अब तक जितनी भी जो हमारी जो जेंजी है, 70% तो उनकी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 4 करोड़ में से इस वक्त 3-3.5 करोड़ की आवाम जो है वो जेंजी काम कर रही है इसके ऊपर। अगर गवर्नमेंट इसको नहीं रोकती, इसके ऊपर अगर पाबंदियाँ नहीं लगाते, तो शायद ये तादाद 4 करोड़ से बढ़ के 6-7 हो जाती। अब खैर, अब ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पिवारा ने, PCC ने इसके ऊपर काम किया, रेगुलेशंस लेकर आए इसके बाकायदा। तो वो लोग जो अब तक इसके लीगैलिटीज़ में थे और वो कहते थे कि पाकिस्तान में चूंकि लीगल नहीं है तो हम इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, बड़े बड़े जिसमें आप इन्वेस्टर्स कह लें, बिजनेसमैन कह लें, खैर वो टाइम फ्रेम चला गया। लेकिन अभी भी वक्त है। आपको पता है कि ये जो आने वाला टाइम है क्रिप्टो करेंसी का, ब्लॉकचेन का, इसमें बहुत काम बाकी है। अब एक नया एक होराइजन एक कह लें, या एक नया स्पेक्ट्रम कह लें, एक नया बाप खुलने वाला है। जी। वो दौर चले गए, इंडस्ट्रियलिस्ट वाले दौर। अब इसके बाद IT का दौर आया, वो पुराना हो गया। अब IT के अलावा अब ये नया दौर आ गया, AI की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, जहाँ पे पर्सन टू पर्सन आप कह सकते हैं विदाउट हैविंग द सेंट्रल अथॉरिटी। जी, ये एक नई पेशरफ्त है दुनिया के अंदर। जी। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि एक तो आने वाला दौर, खासकर ये वाला साल बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। मेरी कोई यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि हर 4-5 साल बाद जो है इस मार्केट के अंदर एक तेज़ी आती है, और वो तेज़ी अभी इस वक्त आने वाली है। जी। तो जो लोग सरमायाकारी करना चाह रहे हैं वो बड़ा देखभाल के इसमें सरमायाकारी करें, इसमें पैसे बन जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप, क्योंकि देखें इसका आपका लोकल आपकी इकोनॉमी से इम्पैक्ट नहीं आता, एक ग्लोबल इकोनॉमी का इम्पैक्ट आता है। अच्छा, इसकी साइकिल्स बिल्कुल फ़र्क हैं, इसकी मार्केट डायनेमिक्स बिल्कुल फ़र्क होती हैं। ये लीनियरिटी पे नहीं चलता, बल्कि ये इसका अपना एक सिस्टम है। कभी कभार ये जैसे कहते हैं ना कि जैसे बिज़नेस साइकिल चलती है, बिज़नेस साइकिल क्या करती है कि आपको पॉजेस देती है, ईयर्स के पॉजेस होते हैं। इसमें क्या होता है, एवरी ईयर यू गेट, बिकॉज द मार्केट इज सो वॉलेटाइल,
you sometimes get an opportunity to earn twice or thrice. But if you enter at the wrong time, you can get stuck. Unfortunately, I don't know what happened in the last year and this year. Seasons were completely disturbed, and the reason for that was geopolitical, wars, elections, changes in governments. तो ये issues जो हैं इनकी वजह से crypto market has been extremely volatile. Because of that, the general perception that has been developed about crypto is that it's not doing so well. But we must not forget that Bitcoin and digital assets really went up at a certain point in time and reached their epitome in value. फिर उसके बाद they declined. So you will get 2 or 3 opportunities a year, depending if I'm, please correct me if I'm wrong. But the issue is general perception इसलिए disturb हुआ है. Because इतनी ज़्यादा geopolitical happenings हुई हैं, जो कि ट्रंप साहब ने पहले ही कह दिया था कि रोज़ाना मेरी हुकूमत के अंदर आपको मज़ा आ रहा होगा, यू विल एंजॉय एवरीथिंग, देयर विल बी समथिंग ऑन टीवी. आप याद होगा इन्होंने कहा था कि आपको मेरी सदारत का बड़ा मज़ा आएगा, लुत्फ आएगा, रोज़ाना कुछ ना कुछ हो रहा होगा टीवी पे देखने के लिए. सही फरमाया फिर उन्होंने. बिल्कुल ऐसे देखिए, इसका इम्पैक्ट तो आता है, जाहिर सी बात है. मैंने आपसे कहा ग्लोबल इम्पैक्ट, अब जैसे वॉर टेंशन चल रही थी उस पर इसका इम्पैक्ट आया. बट एज फार एज आप जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे आप देखें इसमें थोड़ी तेज़ी आनी शुरू हो गई है. हाल ही की बात बताऊं मैं आपको, ये मार्च की बात है. इससे पहले हमारे पास एक अक्टूबर में क्रैश हुआ था, पूरी मार्केट हमारी क्रैश कर गई थी. तो उसको हमने फ्लिप किया था कि मार्केट अब फ्लिप हो रही है. वहाँ से अब तक अगर देखा है थोड़ी सी बेहतरी की तरफ अब क्रिप्टो करेंसी की मार्केट जा रही है. ऐसे बहुत सारे लगातार टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं जो इस वक्त अवेलेबल ऑन द इंटरनेट है. उसका आपने पहले यूज़ केस देखना है, समझना है, और आपने ये देखना है कि वो फंडामेंटल्स क्या उसके हैं. अगर उसके फंडामेंटल बड़े स्ट्रॉन्ग है तो आप उसमें सरमायाकारी करेंगे. देखें, क्योंकि जब आप उसमें सरमायाकारी करते हैं वो अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं लेके उसको. अब वो डेवलपमेंट किस शोबे में हो रही है, उसका किस कैटेगरी से ताल्लुक है, RWA से ताल्लुक है, उसका डीप इन से है, उसका मेटावर्स से था, या उसका NFT से था, या प्राइवेसी कॉइन था, या AI है, या AI एजेंट है. इस तरह के लातादाद कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी. सो आपको हमेशा उसको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिस वक्त ज़्यादा नुमाया है, जिस वक्त जो चल रहा हो, जिस वक्त जो चल रहा हो. एग्जैक्टली. अब जैसे अगर मैं बात करूं पॉली मार्केट की बात करूं, जहां पर आपको पता है प्रेडिक्शन मार्केट्स आ गई. अब ये प्रेडिक्शन मार्केट आ गए जिस पर लोग बहुत पैसे भी बना रहे हैं, उसमें देख भी रहे हैं कि किस तरह से. लेकिन वो तो देखिए, हमारे लोग कहते हैं कि प्रेडिक्शन मार्केट्स जो हैं ये सही नहीं है, क्योंकि प्रेडिक्शन मैं वैसे बता रहा हूँ, हमारे लोगों का परसेप्शन आपको बता रहा हूँ. देखिए, इल्म हर चीज़ के बारे में हासिल किया जा सकता है. पॉली मार्केट्स इस वक्त दुनिया में बहुत मकबूलियत हासिल कर चुके हैं. ये एक प्रेडिक्शन मार्केट है जिसके माने ये हैं कि कल कौन सी टीम क्रिकेट जीतेगी. अब इस तरह की चीज़ें, ज़ाहिर ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इल्ज़ामात भी आते हैं वक्तन फ़वक्तन के क्रिकेट मैचों पर. लेकिन ये कि इस तरह की प्रेडिक्शन मार्केट है ये. जैसे एक प्रेडिक्शन ये आई कि ईरान पे किस दिन अमेरिका जो है वो ऐसे कर सकता है. अब वो हो गया तो लोग उसकी जानिब राग़िब हो गए. इस वक्त ये नई चीज़ चली हुई है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल और भी हो सकते हैं प्रेडिक्शन मार्केट्स के, जिसमें RWA और सिंथेटिक एसिड्स भी शामिल हैं. जिसमें बहुत सारे मुल्कों की अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज हो, उसमें आपने कोई चीज़ लेनी हो, तेल के सौदे हों या चांदी और सोने के सौदे हों, क्योंकि अब गोल्ड का इतना ज़्यादा ट्रेंड आ गया था तो काफ़ी अरसा तो प्रेडिक्शन मार्केट गोल्ड प्राइस पे ही चलती रही और फिर उसके बाद ऑयल प्राइस पे फिर बहुत चली. तो इसके बारे में इनसे और तफसील लेता हूँ. आपको पता है बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हुई है. ज़ाहिर बात उसका बहुत चर्चा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर. तो इट इज़ द न्यूज़ इज़ स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग. एवरीवन इज़ सेइंग कि इतने सालों से एक अजीब किस्म की चीज़ थी, एक चीज़ थी जिस पर कोई वजाहत नहीं थी. लेकिन थैंक्स टू बिलाल बिन साकिब साहब, अभी जैसे इन्होंने जिक्र किया फाइनेंस मिनिस्टर, आई एम श्योर मे हैव ऑल्सो बीन इन्वॉल्व, जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, and the State Bank of Pakistan and all other organizations that were involved in this integrated and concerted effort to bring this into and streamline everything into the documented economy. और उसकी वजह से banking जो है, that's considered the first step into this. This is the first stepping stone. Of course, Pakistan will be moving leaps and bounds into this field. और उसी अहम खबर को लेकर आज मैं इनके साथ बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ. अच्छा, इसके अलावा मैं आपके सामने वजाहत से बताते चलूँ, ये जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान अपनी एक्सटर्नल डेट को भी टोकनाइज कर सकता है और अपनी जान इस कर्जे से छुड़ा सकता है मुकम्मल तौर पर. बहुत सारे लोग कहते हैं, आई एम नॉट रियली श्योर मैकेनिज्म क्या होगा, लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स को टोकनाइज किया जा सकता है. दैट इज़ परहैप्स ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा. अब होता कब है ये मैं नहीं कह सकता, बट दैट्स ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा एज पर द फिलोसफिकल डिस्कशन. इज दैट ट्रू? बिल्कुल ऐसी, जिसमें असल में ये सारी बातें इदारों की, जो इदारे इसके रखवाली करते हैं इन एसेट्स की,
उनके ऊपर ये लाजिम है कि अब इस चीज़ को अपने इस टोकनाइज को मतलब इसको टोकनाइज करें। वो जब वो टोकनाइज करेंगे तो उससे आम बंदे तक, आम आदमी तक उसकी रसाई हो जाएगी। और रसाई हासिल करने के लिए इससे अच्छा इसका टूल हमारे पास कोई नहीं, क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म या ब्लॉकचेन के ऊपर। क्योंकि देखिए नॉर्मली अभी जब बातें की जाती है तो हमारे पास कोई ऐसा पेमेंट चैनल या मैकेनिज्म नहीं है जिसमें हर बंदा इन्वॉल्व हो सके। जब आप पूरी पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं, अपने पूरी आवाम को इन्वॉल्व करते हैं उस काम में, तो उसमें जाहिर सी बात उसका कैश फ्लो बढ़ता है, उसके लिए आसानी पैदा हो जाती है। जब उसमें सरमायाकारी करेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो आपके डेट है वो आपके क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, वो आपके कम होना शुरू हो जाएंगे। जितना पैसा जिस इंडस्ट्री में आएगा, सरमायाकारी जितनी ज़्यादा आएगी वो उतना ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगी। तो पाकिस्तान में ये बहुत सारे गैप्स, बहुत सारे हर्डल्स से जो अब ये दूर होने जा रहे हैं, क्योंकि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जरूरत नहीं होती। जब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, इसमें कोई T+1 या 1 दिन 2 दिन की जरूरत नहीं होती। सेटलमेंट्स इमीडिएट होती हैं और वो सब टेक केयर आपको नहीं करना पड़ता, आपको सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं पड़ता जो उसके ट्रांजैक्शंस के। वो ब्लॉकचेन इज इनहेरेंटली SaaS, इफ आई एम राइट, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उसमें क्या है कि दैट इज अ सॉफ्टवेयर फॉर फ्री, राइट? सो इट्स एन अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड ट्रांजैक्शन सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल टू यू फॉर फ्री, almost free. Why I say almost free? Because every time you use the blockchain for any purpose, you will pay a very small amount of money, which the software will be free, but the usage will cost you money. Am I right? बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आप किसी को $100 की रेमिटेंस करते हैं तो उसमें से आपको सिर्फ $90 पहुंचते हैं, या फिर आपको $10 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, which is 10% of the actual amount. As far as a blockchain cryptocurrency platform are concerned, वहाँ पर उसकी जो 10% जो आप जो कॉस्ट आप उस वक्त पे कर रहे हैं अपने एक ट्रेडिशनल सिस्टम को, उसके अंदर भी 90% की रिडक्शन आ जाती है। यानी कि $100 के ऊपर यू हैव टू पे ओनली 5 सेंट्स और लेस देन 5 सेंट्स। तो इस अंदाजा लगा लें कि उसकी जो परसेंटेज है वो 1% से भी नीचे आ गई है। एंड लार्जर द ट्रांजैक्शंस आर इररेलेवेंट बिकॉज़ मेनी लार्ज ट्रांजैक्शंस कैन टेक प्लेस एट द सेम कॉस्ट। जो मेरी वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखें जो माइनर है, जो माइनिंग, जो आप जब ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, ये सेंट्रलाइज सिस्टम तो है नहीं कि डेबिट क्रेडिट किया जाए, ये तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी वैलिडेशन के लिए दे चार्ज सम मनी, क्योंकि वही उसका इंसेंटिव होता है, वही उसकी गैस फीस होती है जिसको हम नॉर्मली गैस कहते हैं उसको। आप जब उसको पे करते हैं, यानी कि आप जब उसको देते हैं तो आप उसी करेंसी में देते हैं। उस करेंसी की जो पर अगर आप उसकी सप्लाई डिमांड के ऊपर जो करंट प्राइस होती है उसको अगर आप देखें तो इट बी अराउंड लेस देन 1%। तो आप लगा लें कि 1% कहाँ और 10% का, तो वो 95% रिडक्शन आ गई आपकी ट्रेडिशनल सिस्टम की फीस पे। एंड 2-3 बिग कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। एक का तो नाम इन्होंने ले दिया, द अदर ऑफ कोर्स इज अ वेरी प्रोमिनेंट एक्सचेंज, ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट नेटवर्क जिनका भी इन्होंने जिक्र किया। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड इज ऑफ कोर्स द स्मार्ट चेन फ्रॉम बायनेंस, व्हिच इज ऑल्सो he is also one of the top people who is in the consultative process. Exactly. जो मुझे पता है, में उनका नाम आता है, advisory में उनका नाम है। So by and large 2-3 big companies are interested in facilitating Pakistan through their blockchains for the transactions. And of course the like I was telling you, and he was also telling you about the stable coins. उसमें एक स्टेबल कॉइन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इज ऑन अ सेपरेट ब्लॉकचेन, बट जैसे ये टेदर है, it doesn't have its own, if I'm getting it right, doesn't have its own blockchain, right? It resides on all blockchains, right? Exactly. It resides on all blockchains, and it's one of the most popular ones. Then Circle is of course a huge company in the world. I don't know whether they have a footprint in Pakistan, but I'm sure since they are one of the biggest in the world over there on the other side of the world, Circle is really big. Tether is really big globally, but Circle is very big there. And of course we have Sui coming up with their own, Ripple coming up with their own stable coin. I mean, there's so many companies coming up with their own stable coins कि at the end of the day आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई हम कौन सा डॉलर ले रहे हैं, क्योंकि डॉलर की भी इतनी सारी वेरिएशंस होगी। Am I correct? बिल्कुल ऐसे। And you pick and choose which is the cheapest to transact in. लास्ट ईयर जो है वो ट्रम्प ने ये जीनियस एक्ट साइन किया था, उसके तहत ये हुआ था कि जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं ये सारे कोलेटरल बेस होते हैं, ये सारे सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, मतलब रिस्क फ्री होते हैं। इसको करने के लिए इसको सिक्योरिटी टोकन कहा जाता है, यानी कि USDT, USD1, USDC, ऑल दी स्टेबल कॉइन आर बैक्ड बाय सम एसेट्स, सम डॉलर, सम गोल्ड, जो भी आप उसके पीछे रखना चाहें। लेट्स सपोज टेदर की आप बात कर रहे थे, मशहूर मारूफ कंपनी इस वक्त पाकिस्तान के दुनिया भर में इंटरनेट पे आपको ज्यादातर USDT नजर आएगा टेदर कंपनी का। टेदर कंपनी ने क्या किया है, अक्रॉस ब्लॉकचेन्स 14 ब्लॉकचेन्स को वो यूज करता है, उनके ऊपर जो है अपना टोकन उसने निकाला USDT के नाम से, और उसके ऊपर उसने एक ऐसा निकाला है कि उसके ऊपर
अब जैसे अगर 300 बिलियन USDT की सर्कुलेटिंग सप्लाई है इंटरनेट पे, तो वो 300 बिलियन USD के बराबर के वर्थ के बराबर उसने अपने एसेट्स रखवाए उस कंपनी को। ये वहाँ की जो SEC USA की जो कंपनी है उसके ऊपर ये शराइत रखी गई हैं। तो पाकिस्तान में भी इसको फरोग दिया जा रहा है कि आया कि यहाँ पे कौन आके स्टार्टअप या फिनटेक कंपनी स्टेबल कॉइन इशू करेगा, इसमें PKR को आप रखेंगे या अपने कोई असासे रखेंगे उसकी कोलैटरल पे, ताकि वो आपके सिस्टम को, और उसका माइक्रो सेंट जो है ना वो चार्ज करते हैं, उसकी वेरिएशन जो प्राइस में आ रही होती है वो बिल्कुल माइक्रो सेंट की होती है, एंड इट्स अ कांस्टेंट मूवमेंट, और उसी के अंदर ही वो उसी मार्जिन के अंदर ही अपनी अर्निंग कमा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जितना PKR को आप अपनी वैल्यू ऑफ मनी को जितना आप ज़्यादा आप सर्कुलेट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेंगी। जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे लोग फिर किसी और चैनल पे चले जाएंगे आपके, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये जो एक इकदाम किया खासतौर पर ये कि बैंकिंग को कहा है कि आप अपने पास आप अपने अकाउंट खोलें उनके जो VSP का वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर का जिनको NOC मिल जाए। अच्छा, इसके अलावा प्लास्टिक मनी एलिमेंट के अंदर भी आ जाते हैं। देयर इज ऑल्सो डिजिटल एसेट बैक प्लास्टिक मनी, दैट मीन्स द प्लास्टिक मनी दैट रिजाइड्स इन आवर वॉलेट्स। उसको हम कहीं पर भी जब चार्ज करवाते हैं तो इट कैन बी डन यूजिंग द सेम स्टेबल कॉइन्स और एनी अदर डिजिटल एसेट और क्रिप्टो। अभी जो ट्रेंड चला है नया वो यही है कि यू आर एबल टू स्पेंड। सेकेंडली, यू हैव एप्लीकेशंस ऑन फोन एप्लीकेशंस, सो इट्स easy as few seconds you download the application on your telephone and you start using it to buy and sell. Fintech companies are so big that companies like Stripe and Revolut have transactions that are equivalent to the total transactions that we take place over here. ये मैं आपको बात बता रहा हूँ. These companies are big fintechs and they are earning microcent on the transaction. वो microcent ही इतना बड़ा हो जाता है जब आपका ट्यून जो it's in billions of dollars, तो वो माइक्रोसेंट इतना प्रॉफिटेबल हो जाता है क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है ट्रांजैक्शन की वो डिटरमिन करती है फीस। बिल्कुल अली, ऐसा है कि अभी आप देखें ना, मैंने आपसे ये कहा ना कि इस वक्त इतने सारे मौके पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हाल ही में मेरे अपने ही सर्कल में एक कंपनी जिसने अभी अपना एक टोकन लॉन्च किया, उसका नाम है कैश। उसका फ़ायदा ये है कि आप उसकी यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं, आप उसको कहीं भी उसको तरसील करना चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको आने वाले वक्तों में नज़र आएगा। तो पाकिस्तान में इस वक्त ये काम शुरू हो चुका है। सिर्फ बात सारी है कि यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत है, टैलेंट की कमी नहीं है। इस तरह के कैश वाले टोकन अगर आप देखेंगे, इसके के बहुत सारे टोकन आपको भी नजर आएंगे, वक्त में आपको कॉइन्स आपको नजर आएंगे जी जी, जो पाकिस्तान से ही आपको उसकी और यूटिलिटी टोकन का तो इन्होंने फ्रेमवर्क भी बनाया है, आई एम श्योर। एग्जैक्टली, तो ये आपको नजर आएगा आने वाले वक्तों। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इकदाम है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, पीवारा की तरफ से। ये बड़ा अहम चीज़ है और इन्होंने एक सैंडबॉक्स भी तैयार किया। आई एम श्योर ये जो इस तरह की स्टार्टअप कंपनीज हैं, जैसे इन्होंने भी जिक्र किया, बहुत सारे और लोग हैं जो कि इनिशिएट कर रहे हैं इसको। They will be able to use that sandbox to get into the regulated environment after achieving a certain threshold, pay a fee and subsequently come into the mainstream. This would allow कि जो KYC का process है and all those regulatory requirements वो पूरी हो जाए। AML की एक requirement होती है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। ये पहले शुरू में हम जिक्र कर रहे थे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके अंदर क्या होता है, रेगुलेटरी पूरा फ्रेमवर्क तैयार होता है, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। VSP के लिए देखें, अगर कोई भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से या डिजिटल एसेट के ऊपर काम करना चाह रहा है तो दे मस्ट हैव सम NOC फ्रॉम पीवारा। VSP अगर आप पढ़ना चाहें तो उसका 50 पेजेस का उसका पूरा एक उसमें सारा बयान किया गया किस तरीके से आपको VSP का लाइसेंस मिल सकता है। लाइसेंस से पहले एक आसानी कर दी गवर्नमेंट ने NOC के लेके, तो भाई तुम अपना काम शुरू करो इसके ऊपर, इसको आप सैंडबॉक्स में लेकर आएँ, तजुर्बे करें इसके ऊपर। तो उसमें ये आपको नजर आएगा CFT और AML, इन दोनों के ऊपर बाकायदा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो बाकायदा ये बताया गया है कि आप इसके ऊपर जो है पूरा अमल पैरा होंगे, इसकी बाकायदा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होगा, जब कभी आपसे मांगा जाएगा कंप्लायंस होगी पूरी। तो ये कह देना कि हमारे सिस्टम में इस तरह से कोई लूप होल है, मेरा नहीं ख्याल है। देखें, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, ये ऑन चेन और AML तो पूरा स्टेट बैंक का एक पूरा फ्रेमवर्क होगा, आपको ये तो बहुत अच्छी बात है कि बल्कि जब इस तमाम जब फ्रेम ऑफ उसमें आ जाएंगे अपने, तो फिर हर चीज को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। तो खतन ये कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है वो तो हो नहीं सकेगी। मैं आपको मजे की बात बताऊं, लोग इसका गलत इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर लोग जो कि इस काम में हैं, देखिए पाकिस्तान का नंबर जो है ना क्रिप्टो अडॉप्शन में, क्रिप्टो अडॉप्शन के माने ये है कि एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमारे लोग अडॉप्ट करना चाह रहे हैं इसको, जिसके माने ये दे विल मेक माइक्रो ट्रांजैक्शंस, $100, $200, $1000 में भी दे विल बाय। हमारे यहाँ जो रेमिटेंस आती है, you'll be shocked कि they are not big amounts of remittance that are coming to family members that people send here. They are also sending, अगर आप उनका निकालेंगे आप
मनी चेंजर की दुकान पे भी आप चले जाएं तो आप यही देखेंगे, size कोई खातून आएंगी, वो आएंगी कहेंगी जी मेरी रेमिटेंस आई है, तो वो 30,000 निकाल के देगा, कभी 40,000 निकाल के देगा, कभी 1 लाख निकाल के देगा, शनाख्ती कार्ड देखेगा, हर चीज़ चेक कराएगा। इसमें असल में इतना स्ट्रीमलाइंड होता है कि इसका बायोमेट्रिक जो होता है वो फॉर KYC और डिजिटल, जैसे हमारा नादरा का भी है, नादरा के सिस्टम को इसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। हमारा बायोमेट्रिक का सिस्टम मुल्क के अंदर उसी से अटैच्ड है। सो इसमें आप अपने फिंगरप्रिंट डाल सकते हैं, फेस स्कैन डाल सकते हैं, और इसके साथ साथ आपकी KYC तो कंप्लीट हो गई उसी टाइम। जिस लम्हा आपने अपना शनाख्ती कार्ड या नादरा के साथ इसको कनेक्ट किया, आप पूरे पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज द मोमेंट यू वॉक इनटू द बैंक, यू शो देम योर ID कार्ड, दे हैव ऑल द डेटा। एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे। देखिए एक ज़माने में हम पढ़ते थे, एक कोट आता था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखें ये फेल हो गई है स्ट्रेटेजी, ये फिलॉसफी जो है वो फेल हो चुकी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है, जितना फास्ट स्मार्ट एंड फास्ट, स्मार्ट एंड फास्ट विंस द रेस। जितना आप तेज चलेंगे, जितना स्मार्टली चलेंगे। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपने किसी डायरेक्शन में जाना है और वो सिर्फ एक ही रोड आपको मिल रही है, तो उस पर इतनी ब्लॉकेज आ जाएगी कि आपका टाइम भी बर्बाद होगा इसके ऊपर, और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर आप उसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आप 10 रास्ते उसकी खोल देंगे, तो आप जिस मर्जी रास्ते से जाएंगे वहाँ पे आपको ब्लॉकेज भी नहीं मिलेगी, आपकी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगी, ताकि आपका फ्यूल, आपका गैसोलीन आपका ज़ाया ना हो, आपकी बैटरी ज़ाया ना हो, ये सारी चीज़ें। इसी तरह अगर आप पेमेंट मैकेनिज्म में देखें, आज जिसको भी आप ट्रांसफ़र करते हैं, आप उससे पहले पूछते थे कि यार कैश मुझसे ले लो, वो कहता है कैश हाँ दे दे मुझे। लेकिन अब वो वाली चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, वक्त के साथ चीज़ें जो है वो डिजिटलाइज हो गई। लेकिन जहाँ तक हम बात करें फिनटेक की, उन्होंने बहुत काम किया यहाँ पे, लेकिन जब से ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन आई, उससे स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई है। बल्कि अब तो मज़ीद इस पर काम होगा, ज़्यादा एडवांसमेंट आ जाएगी आपको पेमेंट चैनल के ऊपर। अगर देखेगा जिस तरह ज़्यादा पेमेंट चैनल, ज़्यादा आपके पास वो रास्ते खुल जाएंगे, उसी तरह इकोनॉमी भी आपकी ज़्यादा फ्लोरिश करेगी। नहीं, ये तो जो फ्लरिश और प्रोस्पेरिटी की आपने बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ, और जिस तरह के टास्क बाहर परफॉर्म किए जा रहे हैं, हम लोगों के लिए पेमेंट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, बच्चों के अकाउंट नहीं खुल रहे होते बाहर के मुल्कों में, कभी अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन थोड़ी सी यूनिक है, डोंट माइंड इट, आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू। देयर इज़ वन थिंग जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। एक देयर इज़ एन, मैं आई वोंट वांट टू यूज़ द वर्ड, but there's a completely anonymous part of the internet that is not available to the public very easily. ये मैं आपको भी क्लियर कर रहा हूँ। देखो, एक पार्ट जो आपको अवेलेबल है ना, इसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, राइट? इसकी जो सबसे लेटेस्ट फॉर्म है उसको वेब 3.0 कहा जाता है। अगला भी आ सकता है, आई डोंट नो व्हेन इट्स गोना कम। ये वो है जो पब्लिकली एक्सेसिबल पार्ट है। जो पब्लिकली एक्सेसिबल पार्ट नहीं है, उस पर इससे ज़्यादा फनकार लोग बैठे हुए हैं, और उनके यहाँ एनोनिमिटी मौजूद है। सो लेट्स बी वेरी फ्रैंक, मैनी ब्लॉकचेन्स कैन नॉट स्टॉप अ सर्टन ट्रांजैक्शन फ्रॉम हैपनिंग। ब्लॉकचेन का सबसे यूनिक फीचर ये है कि अगर उस पर कोई ट्रांजैक्शन हो गया तो ना वो मिट सकता है, ना वो कट सकता है, ना वो रिवोक हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है उसमें। ये मैं आपको बड़ी यूनिक बात बता रहा हूँ, ये ही विल इंडोर्स इट। एक दफ़ा अगर कोई चीज़ ब्लॉकचेन की, मैं अगले दिन पढ़ा भी रहा था, तो मैंने उसमें पढ़ा यही, उसमें सब उन्होंने यूनिक फीचर ये बताया, एक तो ये 2 दफ़ा नहीं हो सकता, यानी एक दफ़ा का ट्रांजैक्शन और डबल स्पेंडिंग नहीं हो सकती। उसमें ऐसी नलिफिकेशन है कि वो नहीं हो सकती, बिकॉज उसके अंदर इतने ज़्यादा वेरिफिकेशन एंड चेक्स हैं कि तब तक मुमकिन ही नहीं है कि एक चीज़ को 2 दफ़ा। दूसरी चीज़ ये कि इम्यूटेबल है, ये एक दफ़ा हो जाए तो आप इसका रिवर्सल नहीं कर सकते, ये कोई अब्जॉर्प्शन, रोक टोक, ये चीज़ नहीं है। दैट्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट विच इज़ अ यूनिक एस्पेक्ट। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास उसकी चाबी मौजूद है तो भाईजान तिजोरी दुनिया में कहीं पर भी पड़ी हुई है, आप जाके उसे खोल सकते हैं। और अगर तिजोरी आपके पास नहीं भी है तो आप किसी और की तिजोरी में वो चाबी लगा के खोल सकते हैं। कैसा, ऐसी चीज़ आपने नहीं देखी होगी। ये बड़ी यूनिक बात मैंने बताई है आपको, ये भी आपको उसको बेहतर समझा पाएंगे। दैट्स दैट पार्ट विच इज़ एक्सट्रीमली सिक्योर, extremely anonymous, and obviously few blockchains are just working on that and they are earning from that. I mean that's also one side of it, लोगों को बताना ज़रूरी है, पर मैंने आपको बता दिया immutable है। चाबी आप किसी और की तिजोरी में भी लगाएंगे, पैसा आपको अपना वाला मिल जाएगा। Am I right or am I wrong? Please correct it. देखिए इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। जो बुनियादी फीचर हैं ब्लॉकचेन के, वो सेंट्रलाइज पार्टी का ना होना है, कोई भी नहीं है, डिसेंट्रलाइज है, कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, जहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है। उसमें एक ऐसा कंसेंसस बिल्ड किया है, एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया गया है कि जब 2 आपस में ट्रांजेक्शन करें तो उसका रिकॉर्ड दर्ज हो जाए।
इसके अलावा जो इसमें एक और चीज़ है वो आपने जिसका जिक्र किया वो है डबल स्पेंडिंग। इससे पहले भी एक दो करेंसी आई थी डीजी कैश वगैरह जिसको डेविड शैम कर रहे थे लीड, उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये आया था कि जब उन्होंने ईमेल के जरिए कॉरेस्पॉन्डेंस निकाली थी डॉलर की, वो फेल हो गई थी। इसलिए सतोशी नाकामोतो ने जब ये एल्गोरिथम डिज़ाइन किया, इसको हम बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोजल कहते हैं, उसके तहत उसने ऐसा डिज़ाइन किया कि दो लोग जब आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे तो वो एक दफ़ा ही रिकॉर्ड होगा, वो डबल रिकॉर्ड नहीं करेगा वो। इसलिए हम उसको कहते हैं डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर दिया। इम्यूटेबल, ये भी तो बताएं। इम्यूटेबल जो तीसरे नंबर पे आती है, इररिवर्सिबल होती है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। आप इसको एक दफ़ा आपने जब ट्रांजेक्शन कर दिया तो इससे पहले जब आप किसी को कोई बंदा नहीं है जिसके पास आप जाके कह सकते हैं मैंने गलती से भेज दिया वापस कर अगर तो पता हो आपको कि आप अगर उससे कम्युनिकेशन के जरिए कोई एड्रेस ले रहे हैं तो उससे वेरीफाई करें कि आया तुम्हारा यही पब्लिक एड्रेस है, इसकी यही पब्लिक की है, या तुम्हारा यही रिसिपिएंट एड्रेस है। सो यू कैन फॉरवर्ड जो भी आप उसको करेंसी भेजना चाह रहे हैं, फिर आप उस एड्रेस से भेजें अकाउंट नंबर की तरह, जैसे किसी का थ्रू कम्युनिकेशन चैनल जो है ना आपको नजर आते हैं। ये चैनल आपके पास जैसे व्हाट्सएप है या और दूसरे टेलीग्राम है या बहुत सारे आपके पास चैनल है, आप उसके जरिए मैसेज के जरिए आप इससे पहले कंफर्म करें कि आया। कुछ ब्लॉकचेन्स ऐसी हैं, नहीं ये बताना भी जरूरी है, कुछ ब्लॉकचेन्स ऐसी हैं जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम किस्म के एनवायरनमेंट से हटके हैं। वो कुछ ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जो शायद एक्सचेंजेस पे भी ना हो या एक्सचेंजेस की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती, लेकिन दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं। उसमें ये होता है कि बायर सेंडर आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। दैट मीन्स द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बट the buyer and sender are anonymous. Am I correct? बिल्कुल ऐसी है। These are absolutely, they are not cloaked, but the system is such that you cannot determine their identity. आप बात करें प्राइवेसी कॉइन की। प्राइवेसी कॉइन्स की, इस तरह की प्राइवेसी कॉइन में भी देखें एक चीज आगे, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का भी कॉन्सेप्ट है, दुनिया तो हमसे एडवांस है। ऑफ कोर्स वहाँ पे वो कहता है कि जी पता ना चले कि इसकी अथॉरिटी जो है वो किसके पास है। प्राइवेसी, जैसे प्राइवेसी लाती है वो। इसमें इसकी मिसाल जैसे जी कैश वगैरह की आप देखिए, मोनेरो की देखें, ये सारी जो है ना, ये सारे हार्ड फोर्क हैं बिटकॉइन के। बिटकॉइन जब आया था 2014-15 में, बिटकॉइन के ऊपर अब तक 14 हार्ड फोर्क हो चुके हैं। ये चेन सारी सेपरेट हुई हैं। उन्होंने क्या किया, अपना हार्डवेयर तो चेंज नहीं किया, अपना सॉफ्टवेयर चेंज किया। जब सॉफ्टवेयर चेंज किया विच इज कॉल्ड सॉफ्ट फोर्क, ठीक है। वो सॉफ्ट फोर्क के तहत क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो एल्गोरिथम का उसको चेंज किया उसको। तो मोनेरो हो गया, जी कैश हो गया, बिटकॉइन कैश हो गया, इस तरह की लातादाद किस्म के आपको हार्ड नजर आएंगे जहां पर उन्होंने अपने जो आप कह लें कि उसका जो एक बेसिक था फंडामेंटल उसको चेंज किया। अभी हाल ही में जैसे जी कैश आपने देखा उसकी प्राइस में इतना जंप है, कहाँ एक जमाने में $15-20 का, तो स्पेकुलेशन की आप बात कर रहे थे, इट वेंट अप टू $600-700। तो दैट मींस दे आर कैचिंग पॉपुलैरिटी इन अभी तो देखें और भी चीजें आनी। फाइनेंशियल फ्रीडम का मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जिस तरह होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी है कि आपका पैसा अगर आपके पास है और किसी को इस बात का नहीं पता तो उसको हम इस प्राइवेसी के उसमें लेकर आ सकते हैं। उसमें ऐसे आपके पास बहुत सारे टूल हैं जिसमें ये आप उस एड्रेस को आप चेक नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि जिसके पास ओनरशिप है सिर्फ उसी को पता होगा। और एक बहुत बड़ी बात है टेक्नोलॉजी में कि उसी को पता है जिसका अपना पैसा है, किसी और को नहीं पता। दैट इज द मेन पॉइंट। आप समझने की कोशिश करें, नो मैटर व्हाट यू कैन, एंड देयर आर सम थोड़ी देर के लिए उसका आप नेगेटिव पॉइंट भूल जाए, लेकिन अगर आप प्लस एक्सपेक्ट देखें कि किसी को पता ही नहीं कि ये एड्रेस किसका है और सिर्फ उसी को पता होगा जिसका ओनरशिप होगी। इवन आई कांट ट्रेस, कोई और भी ट्रेस नहीं कर सकता। लेकिन कुछ जगहों पे इसको रोका गया है, कुछ जगहों पे जैसे सम ऑफ देम आर। अच्छा, अब द फ्लिप साइड इज कि मेरे पास वक्त कम है, इसकी फ्लिप साइड ये कि कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। दैट मींस यू कैन गो एंड चेक which wallet is carrying what tokens, how many of what token are they having, and you can very easily track down of what's लोग कहते हैं बिटकॉइन जो है वो ट्रेस नहीं हो सकता। बिटकॉइन ट्रेस हो सकता है। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को आप ट्रैक कर सकते हैं। बिटकॉइन में सिडोनिमस है, एनोनिमस नहीं है, एनोनिमिटी नहीं है, पता चल जाता है इसमें। और जितना ज़्यादा रेगुलेटेड फ्रेम में लेकर आएंगे उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन आसान हो जाएंगे इसको ट्रैक करना। मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस जीरो हो जाएंगे इसमें। ये बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने बयान किया है। जाहिर बात है कुछ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल वाज़ेह हैं, क्रिस्टल क्लियर, यू कैन गो एंड हैव अ लुक किसके पास क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले तो आपका, आप शो में हमारे साथ तशरीफ़ आवर हुए और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी। बड़ी अहम जो पेशरफ थी उसके मुतालिक हमने बात की। पाकिस्तान जो है नाउ इट इज़ ऑन द डिजिटल मैप, और आपको पता है पाकिस्तान का मेयार मुकाम वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। हालात वाक़यात के अंदर हम नुमाया होकर सामने आ रहे हैं। जहां एक दौर में लोग मशरिक़ वस्ता को कैपिटल समझते थे डिजिटल एसेट्स का, अब मुझे ऐसे लगता है कि हालात बदलने के बाद पाकिस्तान की जानिब भी लोगों की नज़रें जा रही हैं। और जो एक सेफ़ हेवन तस्वुर किया जाता था, देखिए मेरी बात को बड़ा वज़न दीजिएगा, जो एक दौर में सेफ़ हेवन समझा जा रहा था मशरिक़ वस्ता के ममालिक को, क्योंकि दे वर पर्टिकुलरली सेफ, दे वर नो हैपनिंग्स, नो अकरेंसेज, नो वॉर्स, नथिंग। नाउ यू विल सी इट्स स्टेटस इज़ चेंजिंग। Pakistan, of course, is becoming a more peaceful country, a more positive image country, and you will see slowly
कि ये जो सिफारतकारी का अमल है और ये सब कुछ है, इसकी वजह से पाकिस्तान का एक इमेज और ज़्यादा बूस्ट हो रहा है और पाकिस्तान इज़ नाउ ऑन द मैप एंड एवरीवन इज़ लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है कि हमने डिजिटल पाकिस्तान को भी आगे लेके जा रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं और उसी पॉलिसी के तहत बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं और उसमें जब तक हम इकोनॉमी को डिजिटाइज़ नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इकोनॉमी को अगर हमने डिजिटाइज़ करने में कामयाबी हासिल कर ली तो आपकी सोच है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस स्पीड से आगे बढ़ेगी और किस पोटेंशियल को जो है वो पोजेस करती है, यानी क्या उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।